हेलो, माय नेम इज अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E=mc²। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है फ्लक्स कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पढ़ा क्या था, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ कुल मिला के पढ़ा था, ठीक है ना। देखो हमने क्या कर, वी हैव स्टडीड हमने कल पढ़ा था फाइंड नेट इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, या फिर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये क्या है, क्यू इनसाइड टोटल चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, एट सरफेस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ा था वो ई डॉट डी एस पढ़ा था, ठीक है ना। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा में होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है गॉस लॉ आया। गॉस लॉ ये बताता है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना। गॉस का रूल जो है ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जो है पढ़ चुकी थी कल वाले लेक्चर में। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं भाई, एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ते हैं, देखिए हम जो है वी विल यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के लिए भी हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, application of Gauss law. We will use Gauss law. We will use Gauss law to find electric field intensity due to different चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना, और सरफेस चार्ज भी हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, ठीक है ना। तो गॉस लॉ का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए करते हैं, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, या फिर कोई भी चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहला गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अगर कोई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, चार्ज्ड वायर है, कोई एक बहुत लंबा चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। एक लंबा वायर है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। चलिए एक हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना लेते हैं, ठीक है ना, बना लिए।
क्या है, चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस पर। चलो ये भी ठीक है। ठीक, और हमें जो है डिस्टेंस r पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, लीनियर चार्ज के लिए हमें गॉसियन सरफेस भी आता भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस हम ड्रा तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं होगा। हमें ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रा करना है जो हमारे लिए वो यूजफुल हो। ठीक है, तो जो लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। अभी हमने कल पढ़ा था इस बात को। ठीक है ना, तो एक सिलेंडर हम बना लेते हैं। क्योंकि देखिए भाई, इस हर जगह डिस्टेंस तो आ ही होगी। बताइए, हर जगह डिस्टेंस तो आ ही होगी। तो बताइए, एक ऐसा सिलेंडर का शेप कवर रहा है कि नहीं, इधर भी डिस्टेंस तो आ रही होगी, इधर भी डिस्टेंस तो आ रही होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही इधर ही तो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी तो ऐसे ही होगी भाई, निकलेगी तो ऐसे ही। तो एक सिलेंडर बन जाएगी नहीं, बताइए, एक सिलेंडर बन जा रहा है कि नहीं, बताइए इस बात को। बिल्कुल बन जा रहा है। ठीक, ये क्या बन गया, एक हमारा सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब ये जब मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हम मान ले रहे हैं L है। लेंथ कितनी है, L है। ये हमारा क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। भाई इसको तो हमने ड्रा किया है ना, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, इसको हमने ड्रा किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अब हम यहाँ पर एक एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री है कि नहीं, बताइए। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है। सारे संसार को ये बात दिख रही है कि थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा फिगर हो गया। अब हम फ्लक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, टोटल फ्लक्स की बात यहाँ हम करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले हम फ्लक्स की कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स यहाँ कितना होगा, फाइनेट यहाँ पर कितना होगा भाई, ये इस सरफेस की वजह से फ्लक्स होगा, यहाँ की वजह से फ्लक्स होगा, और इसकी वजह से फिर इससे भी तो फ्लक्स होगा। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और थर्ड, तीनों सरफेसेस की वजह से क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फाइनेट कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी। और यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर, यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर ड्रा करना चाहें तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू, ये भाई एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना है, 90 डिग्री। इधर की बात करें तो इधर की, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर सेकेंड सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यहाँ भी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। भाई अब बात करोगे आप कि अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है, तो हमने क्या बताया था, क्लोज सरफेस, 3D सरफेस के लिए केवल नॉर्मली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ही हम एरिया वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं, अंदर नहीं होता। ठीक है ना, 2D सर्फेसेस के लिए हम किधर भी ड्रा कर सकते हैं, बट 3D सर्फेसेस के लिए हम केवल आउटवर्ड ही ड्रा करते हैं, इसलिए बाहर होगा। यहाँ भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो फाइनेट कितना होगा, फाइनेट तो भाई क्लोज सरफेस में ई डॉट ds ही होगा हर जगह। तो देखिए ई डॉट ds ना लिख के हम eds cos थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर eds cos थीटा डायरेक्ट ना लिखकर eds cos 90 डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले सरफेस के लिए, ठीक है ना, eds cos 90 डिग्री। फिर सेकेंड सरफेस के लिए eds cos 90 डिग्री, फिर थर्ड सरफेस के लिए eds cos 0 डिग्री, ठीक है ना, eds cos 0 डिग्री। भाई थर्ड सरफेस के लिए देखिए, हाँ थर्ड सरफेस के लिए 0 डिग्री पर रहा है कि नहीं, तो ये भी 0 cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फाइनेट कितना आया, 0 प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds।
अच्छा एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है? भाई बिल्कुल सेम है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वही यहाँ है, वही यहाँ है। हाँ डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम बाहर ले सकते हैं। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस। ठीक है ना। अच्छा ये डीएस है क्या? छोटे छोटे डीएस मिलाकर एक सिलेंडर बन रहा है कि नहीं? भाई ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बच क्या रहा है? कर्व सरफेस एरिया ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ही तो बच रहा है। और छोटे छोटे डीएस को मिलाकर एक सिलेंडर का सीएसए कर्व सरफेस एरिया ही तो बनेगा। तो सीएसए या सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। हमने यहाँ पर एच क्या सपोज किया है? एल। तो यहाँ हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई नेट कितना आ गया? ई इंटू 2 पाई आर एल। ये देखिए अभी हम गॉस लॉ का कोई यूज नहीं किए, अभी हम गॉस लॉ का कोई यूज नहीं किए हैं। अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं? टोटल फ्लक्स जो है कैलकुलेट किए किससे? ई डॉट डीएस से। अभी हम गॉस पे नहीं आए हैं। ठीक है ना। अब हम गॉस, अब देखिए गॉस लॉ पे आएंगे। तो गॉस चर्चा ने यही बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितने चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स आ जाएगा। उनको दुनियादारी से मतलब नहीं थी कि हम ई डॉट डीएस कर रहे हैं, थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, एरिया वेक्टर बनाना है, बस कुछ नहीं। एक क्लोज सरफेस है उसमें टोटल चार्ज कितना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया? टोटल फ्लक्स आ गया। तो नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ से हम क्या कह सकते हैं? फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन भाई यहाँ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, क्यू तो दिया ही नहीं गया है। अब कैसे हो? यहाँ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की गई है, क्यू तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है ना। देखिए क्यू नहीं दिया गया है लेकिन हमें लैम्डा दिया गया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा 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 कहाँ लिखे? यहाँ। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर ये क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज कितना है भाई? एक मीटर में कितना? लैम्डा। 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा चार्ज है। ठीक है ना। लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट कर रहा है। तो क्यू की जगह हम लैम्डा इंटू एल भी रख सकते हैं। तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताइए, ये इक्वेशन पहली और दूसरी, फ्लक्स तो दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल यहां लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एल से एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ई इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ये है। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहां पर क्या है? E जो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो E यहां पर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, जितना यहाँ हम दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। या फिर जितना डिस्टेंस को हम कम करते हुए जाएंगे, भाई डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो ये इधर और आ जाएगा। जितना डिस्टेंस को कम कर देंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये रही पूरी सी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद हम ई और आर के बीच का जो ग्राफ होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 4 चलिए। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? ई और आर के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? भाई ई और आर स्क्वायर के बीच में आपने ड्रा कर लिया है। ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में पहले ही। ठीक है ना। इसके भी देख लीजिए, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। ठीक है, ये क्या? आर है, ये क्या है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। क्या इधर? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इसके बीच में ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा।
ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर आर क्या है, इनफाइनाइट ट्रेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। आर यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। भाई आर इन्फिनिटी होगा, आर इन्फिनिटी का मतलब 1/0 और 0 जाएगा तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0, तो ई कितना हो जाएगा, 0। ये रहा ग्राफ ई और आर के बीच में, ठीक है ना। तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। सो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।